नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस इंटरव्यू वाले सेशन में। हमारे साथ एक बार और पॉलिटिकल साइंस के एक शख्स जुड़े हैं, इनका नाम प्रशांत है और इन्होंने इस बार जो है पॉलिटिकल साइंस से 11 क्वालिफाई किया है। तो आइए मिलते हैं इनसे और बात करते हैं कि इन्होंने कौन-कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था और देखते हैं कि इनसे जो है बातचीत कैसे होती है। एक बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से जो है पढ़ाई की है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत द्विवेदी है और मेरी 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई इलाहाबाद में श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद फिर बीएचयू में जो है आकर के मैं यहाँ से इस समय मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। इस बार जो है आपका कौन-सा सेमेस्टर है? ये इस समय मेरा अभी मेरी तीसरे सेमेस्टर का जो एग्जाम चल रहा है, ये लास्ट सेमेस्टर होगा इसके बाद में। तो मतलब बैचमेट्स हैं, हमारा भी थर्ड सेमेस्टर में मैं ही अच्छा, अच्छा, अच्छा। आज से हूँ। विज्ञान से। जानकर अच्छा लगा। दर्शकों का एक सवाल जो होता है कि हम लोग मतलब ह्यूमैनिटीज़ को क्यों चूज़ करते हैं? मतलब ये मानवीय विषय क्यों पढ़ना चाहते हैं? जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि हम लोगों ने साइंस का हम लोग आईआईटी क्यों नहीं गए? नीट वगैरह की तैयारी क्यों नहीं की? तो इसमें जो आगे क्या स्कोप आपको दिखता है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। परिवार में भी और समाज में भी हमें ये देखने को मिलता है कि अगर जैसे मेरा भी बैकग्राउंड रहा है कि 12th तक मेरा साइंस रहा है, पीसीएम रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसके बाद जब मैंने ये चुना कि मैं ग्रेजुएशन में बीए करूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो बहुत सारे रिलेटिव, दोस्त या फिर हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमको देखते हैं कि ये क्या, मतलब ऐसा मान के चला जाता है कि जो बीए या फिर ऐसे कर रहा है वो पढ़ने में थोड़ा सा डाउन ही होगा, कमजोर होगा, तभी जो है ऐसा कर रहा है। जबकि ये गलत धारणा है, क्योंकि हमारे लिए जो है सभी जितने भी स्ट्रीम हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि सोशल साइंस के बारे में जहाँ तक हम लोग बात करें तो विदेशों में इसकी बहुत ही ज़्यादा इस पे काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें जो है रुचि कम दी जा रही है, हर एक लेवल, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो। हालांकि अब तो जो है कुछ चीजें बढ़ाई जा रही हैं, रिसर्च के क्षेत्र में काम हो रहा है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोग आगे आए, इसमें काम करें। लेकिन जो अभी तक की हिस्ट्री रही है, जो अभी तक का जो है इतिहास रहा है, वो थोड़ा सा हमें मतलब ऐसा होता है कि डिग्रेड ही किया जाता रहा है। लेकिन बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो अगर हमें हिस्ट्री की जानकारी नहीं होगी, हमें राजनीति की जानकारी नहीं होगी जो है, तो हम कैसे संपूर्ण विकास हमारा कैसे हो पाएगा। तो इसमें जहां तक स्कोप की बात है तो हमें जो है प्रोफेसरशिप के लिए हो गया, या फिर जो ह्यूमैनिटीज के लड़के हैं वो जो है अपना यूपीएससी में भी अगर देखा जाए तो उनको जो जमीन की परख होती है वो एक हिसाब से मुझे जहां तक लगता है कि वो ज्यादा होती है। हम ये नहीं कहते कि इंजीनियर्स को नहीं होती है, क्योंकि वो इस समय ज्यादा निकाल रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जो हमें समझ होती है, जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें हमें इन चीजों की जो हमें जो है शासन प्रशासन में जो है काफी मदद मिलती है। जब हम इन सब्जेक्टों को पढ़ करके वहां पर पहुंचते हैं तो हमें एक जमीनी ज्ञान जाता है। बहुत ही अच्छा बताया आपने। साइंस पढ़ के लोग वैज्ञानिक बनते हैं और सोशल साइंस पढ़ के सामाजिक वैज्ञानिक बनते हैं और हम लोग समाज को सुधारते हैं। तो इसके लिए सोशल साइंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों का ये करियर चूज कर लिए तो अपने आप को कभी भी साइंस वालों से कम ना समझें और हम लोग साइंस वालों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर बात करें कि ये एमए और बीए का और एमए करने के बाद जो लोग 11 क्वालिफाई कर लेते हैं, एक तरीके से माना तो वो आईआईटी वालों की तरह एक पैकेज ही मिलता है। बिल्कुल। तो ये एक बात बोले तो ये एक आशा की किरण लगती है, जो हम लोग सभी लोग लगभग आर्थिक तंग घर से ही आते हैं, सबका क्लास से ही आते हैं। तो उनके लिए ये जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करना मतलब किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर एक प्रकार से अगर एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे देखा जाए तो जिस प्रकार से जेई का जो है एग्जाम होता है इंजीनियर्स के लिए और नीट का एग्जाम होता है मेडिकल साइंस के लिए, वैसे ही हमारे इस ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र का तो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि इसके बाद का तो कोई एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है जो यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो। जेआरएफ जो ये हमारा होता है, ये जो है अल्टीमेट एग्जाम होता है। और इसके बाद हमारे जैसे, हम सभी के जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं,
जो कि आगे रिसर्च में हमें पता है कि रिसर्च में हमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जहाँ पर कि हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के द्वारा, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, जिससे कि हम अच्छा और एक गुणकारी रिसर्च कर पाते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन को उससे मदद मिले, जिससे कि वो लिटरेचर रिव्यू कर सकें उस पर अच्छे से, और आने वाले टाइम पे और भी अच्छा जो रिसर्च हो सके वो हो पाए। अगर ये जेआरएफ जो है जैसे कि जेआरएफ क्वालिफाई करने पर अगर मुझे सही अभी तक जानकारी है तो 40-42 हज़ार रुपए मिलते हैं आपको पर मंथ पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद। तो वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है ग्रामीण क्षेत्रों या फिर ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए रिसर्च करने के लिए, जिससे कि जो है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम हो पाता है। इस बार आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जब मैंने यहाँ पे मास्टर्स में मैं एनरोल्ड हुआ, तो दिसंबर में मैं यहाँ पे एनरोल्ड हुआ था, और पहला मुझे याद है कि मार्च में ही जो है दिसंबर का शिफ्ट 2022 वाला मार्च में हुआ था, तब मैंने दिया है, तब भी मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ था। उसके बाद फिर मैंने जून वाला दिया, उस बार भी मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, और इस बार मेरे तीसरे अटेम्प्ट में जो है मेरा जेआरएफ। 2 अटेम्प्ट में आपको क्या कमी ऐसी लगती थी? जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि सर बार-बार नेट क्वालिफाई हो जा रहा है लेकिन जेआरएफ नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। अपने अंदर वो क्या अपने अंदर क्या कमी महसूस की कि इस पे अगर काम करते तो मेरा जेआरएफ हो जाता? हाँ, तो जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग से ही मजबूत सब्जेक्ट था, तो मुझे उसमें स्टार्टिंग से पहले जो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें भी 72 क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे। दूसरे अटेम्प्ट में भी मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए थे, और अब की बार मेरे 73 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जो कमियां रह जा रही थी वो पेपर 1 में रह जा रही, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट में जो पहले 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरे 23-24 ऐसे ही क्वेश्चन सही हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपनी कमी को देखा कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो अगर मैं उस क्षेत्र में सुधार नहीं करूंगा तो नेट ही निकलता रहेगा। तो इसलिए मैंने फिर पेपर 1 में मेहनत, और मेरे 35 क्वेश्चन तब जाकर के मेरा टोटल जो स्कोर था वो 108 क्वेश्चन जाकर के सही हुआ, और जेआरएफ मेरा क्वालिफाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मार्क्स जो इस बार आपका है। और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो फर्स्ट पेपर को उतना याद नहीं वैल्यू ना दे के सेकंड पेपर पे बोलते हैं कि मैं इतना इस पे कमांड कर लूंगा कि इसी सेकंड पेपर की वजह से मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूं। उनके लिए आपको क्या सजेशन होगा? ऐसा बिल्कुल, अब बिरले लोग हो तो बात सही है, बाकी नॉर्मल स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो अपने सब्जेक्ट का, लेकिन मैक्स टू मैक्स उसको 75-80 पहुंचने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसा पैटर्न है जो एनटीए द्वारा एग्जाम में कराया जाता है, उसका ये ऐसा पैटर्न है कि 75 तक बहुत मतलब अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आप 70-75 तक हैं तो आप मान लीजिए कि बहुत अच्छे स्कोर में हैं, तो वो कितना ही जा पाएगा, 80 तक मैक्स टू मैक्स जाता है। जो हम मतलब एवरेज लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो ऐसी संख्या एक आध दो लोग भले चले जाएं 82-85 तक, उनकी बात छोड़ दिया जाए, तो बाकी नॉर्मल स्थिति में तो 80 तक पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हमें ये ज्ञात है कि जेआरएफ हमारा कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में 90 से नीचे तो होता ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में तो इस बार जो है जितनी भी अभी तक की कट ऑफ थी उसका सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार जनरल का 108 तक गया है। तो इसलिए ये मान के चलना कि सिर्फ पेपर 2 में पढ़ करके ही मेरा जेआरएफ हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हमें पेपर 1 में भी लगभग 30 क्वेश्चन तक सही करना होगा, तभी जाकर के हमारी जो जेआरएफ की जो श्योरिटी है वो फिर 100% हो पाएगी। तो पेपर 1 बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि इन्होंने बताया पेपर 1 पे भी आप लोग अच्छे से फोकस करिए और इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए। अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज लाइफ से इस एग्जाम को बहुत ज़्यादा हट के देखते हैं। जैसे कि वो मानते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई जो इस एग्जाम के लिए थोड़ी भी कारगर साबित नहीं होती है और वो कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, बस एक एग्जाम भी देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका मतलब क्या सजेशन हो, क्या ऐसा करना सही है, कॉलेज की पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस करना? ये अपना अपना मत हो सकता है इस बात पे, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूर्णतः गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जो आपका विद्यालय होता है, जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई होती है, वो आपके पर्सनालिटी में बहुत ही तरह तरह के आयाम जोड़ती है, आपको आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही वाइब्रेंट बनाती है। कई तरह तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने मिलते हैं। इन पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पॉलिटिकल साइंस में हैं तो उसके भी कई सारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं सब सब्जेक्ट के रूप में। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सही से, जैसे यहाँ बीएचयू का जो सिलेबस है, अगर उसको आप सही से पढ़ें तो हमको लगता है कि 60% 70% सिलेबस आपका नेट का कवर हो जाता है, जो यूजीसी नेट द्वारा।
चाहे फिर वो आप तीसरे सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर तक ही, दूसरे सेमेस्टर तक में ही WPT के सारे थिंकर्स लगभग कवर हो जाते हैं। तीसरे सेमेस्टर में हमको हर्बर्ट मर्क्यूज से लेकर के फूको से लेकर के जॉन रॉल्स तक पढ़ने को मिलता है, जो कि इन पेपर्स में यूजीसी नेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चाहे प्लेटो हो, अरिस्टोटल हो, मैकियावेली हो, हॉब्स, लॉक, रूसो हो, इन सबको हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एड, सभी में जो है हमें काफी ज्यादा, क्योंकि प्रोफेसर जब पढ़ा रहे होते हैं तो सिर्फ रूट लर्निंग नहीं कि जो है मात्र रट रहा है व्यक्ति वो उस चीजों को, फैक्ट मेमोराइज कर रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, गाइड ले लेते हैं और उसको रट रहे होते हैं। तो रटने से ये होता है कि उसकी उस समझ, उस विषय की आपको समझ नहीं बन पाती। तो अगर क्वेश्चन को जरा सा भी वो घुमा देता है तो आप वहीं पर अटक जाते हैं। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप बढ़िया जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ें, तो जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है उससे जो भी क्वेश्चन आता है आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं और एलिमिनेट करके भी आप उसको कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई आपको मन से करते रहने चाहिए, फिर वो हमारे पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट लाता है और इस एग्जाम में भी हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम जो है कितना भी, क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है यूजीसी नेट का भी। अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि बिल्कुल फैक्ट, एकदम फैक्ट बेस्ड ही, अब जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो उसको समझ करके करने के लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए आपको अच्छे सोर्सेज से, अच्छे लोगों से पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ गाइड बुक से पढ़ के काम नहीं। तो बात अगर इतिहास की करें या राजनीतिक विज्ञान की, दोनों में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सिर्फ बन सकती है कॉलेज के क्लासेस को अटेंड करके। तो कॉलेज की क्लासेस को भी निग्लेक्ट ना करें आप लोग, और उसके साथ साथ जो इस एग्जाम की तैयारी करें। अगर बात करें कि इस पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 का मार्क्स आपने बताया, इन दोनों के योगदान के बारे में बात होगी, तो पेपर 1 के लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, किस किस बुक को पढ़ा था? बिल्कुल। तो पेपर 1 में जो मेरे क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट दिया है और पेपर 1 के बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने के लायक हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है मेरे काफी गलत हो रहे थे, 22-23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन तक मैक्सिमम मैं जा रहा था। तो मुझे लगता था कि क्या ऐसी कमियां रह जा रही हैं, क्योंकि 12 तक पीसीएम बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैथ्स भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी कमियां रह जा रही थी। तो उसमें पहली बात तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा कि जो आपका DI आता है उसको आपको एकदम पूर्णतः निग्लेक्ट नहीं करना है कि मुझको तो आता है मैं कर ही लूंगा। उसको कम से कम 5-10 DI आप पहले से लगा करके जाएं, अभ्यास हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले अटेम्प्टों में यही दिक्कत कर रहा था, मेरे साथ दिक्कत थी कि मुझे लगता था कि मैं कर लूंगा उस टाइम पे, लेकिन जब उस एग्जाम के प्रेशर में बैठता था तो कुछ चीजें गलत हो ही जाती थी। तो पहली बात तो DI पर फोकस करें। उसके बाद जो है मतलब ये जो कुछ स्टैटिक यूनिट्स होती हैं इसमें कुछ जो है आपका जो चेंज होती रहती है, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। तो इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। रटने पड़ेंगी चीजें, क्योंकि पेपर 1 में कुछ चीजें जो है रटने वाली हैं, आपको रटना ही पड़ेगा। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में थियरीज हैं, उनको समझ करके कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट जैसे हो गया, इन्वायरमेंट हो गया आपका, और इंडियन लॉजिक है। लॉजिक थोड़ा सा इस समय क्वेश्चन उसके ज्यादा आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक इंडियन लॉजिक से आ रहा है, तो आप उसको जो है अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और जो करंट अफेयर है, जैसे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा करंट अफेयर से भी आपको अवगत रहना होगा कि कौन सी चीजें इस समय चल रही हैं, इन्वायरमेंट की दिशा में क्या काम हो रहा है, उससे आता है। और जहां तक सोर्सेस की बात की जाए तो मुझे यूट्यूब पर कुमार भारत सर का कंटेंट जो है बहुत सही लगा। मैंने स्टार्टिंग में उनसे नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर इस अटेम्प्ट में मैंने पूरा उनके लेक्चर लेकर के और उसकी नोट्स बनाई बाकायदा, और मैंने पढ़ा उसको। तब मुझे जो है जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी काफी सही हुई। तो मैंने सिर्फ कुमार भारत सर को ही फॉलो किया था और उनका ही जो है नोट्स बनाया था, बस इतना ही मैंने किया। आपने कोई इसकी स्पेसिफिक बुक गाइड? बुक मैंने KVS मदान ली थी, लेकिन वो सिर्फ एक चैप्टर में उससे पढ़ पाया था, रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि मुझे लगता था कि रिसर्च थोड़ा कम समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके लिए थोड़ा सा बुक फॉलो कर लेना चाहिए, तो मैंने KVS मदान का सिर्फ एक चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी का पढ़ा था। बाकी तो और मैंने फिर यही कुमार भारत सर का फॉलो किया वीडियो, और उससे नोट्स बनाए, और PYQs मैंने सॉल्व किए थे। मतलब पिछले साल का जो आया था PYQ, उसमें एक यूथ का जो है एक PYQ आता है, उसमें एक पूरा 20-21 पेपर का सेट होता है, तो मैंने उसको पूरा लगाया, तो वही लगा करके मैंने दिया था।
पेपर। इसके अलावा आपने और कुछ बस पीवाईक्यू कुमार भरत सर और केवीएस मदान से एक चैप्टर पढ़ा। एक चैप्टर पढ़ा था, बाकी बस मेनली यही होता है कि मैं ये श्योर कर सकता हूँ लोग जो है क्या करते हैं कि तरह तरह के सोर्सेज में भटकते रहते हैं। उनको लगता है कि ये भी मार्केट में आ गया है, इसको भी पढ़ लिया जाए, ये भी मार्केट में आ गया है, इसको पढ़ लेना, हो सकता है कि मेरा छूट ना जाए, कुछ अच्छा मतलब ना निकल जाए इससे, ठीक है। तो लेकिन मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से समझ लें, पीवाईक्यू लगा लें, उसके बाद फिर किसी एक जो है चैनल को आप फॉलो करें जो कि वो बता रहा है, पढ़ा रहा है पेपर 1 के लिए, तब वो सफिशियंट है। मेरा मानना यही है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए और पीवाईक्यू से आप ये समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्रहेंशन के भी क्वेश्चन आते हैं। उस प्रेशर के जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो उस प्रेशर में जो है कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन भी एक आध दो गलत होने के चांस होते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रैक्टिस उसका भी कर लें, एक आध दो कॉम्प्रहेंशन लगा के जाएं यहाँ से, जिससे कि थोड़ा सा वहां पे आपको मदद मिले, आपकी उसमें हो जाए। तो पीवाईक्यू लगाएं, किसी एक टीचर को फॉलो करें यूट्यूब पे, कुमार भरत को अगर फॉलो करें तो अच्छी बात है, वरना अगर कोई और अच्छा लग रहा है तो कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, किसी से भी पढ़ें और जिससे समझ में आए उससे पढ़ें, तो जिससे आपको अच्छा लगे। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैंने भी जो है जब मैं स्टार्ट कर रहा था ढूंढना कि किससे पढ़ा जाए, तो अमूमन सबका कंटेंट सेम ही होता है, बस समझाने का तरीका अलग होता है कि कौन कैसे समझा पा रहा है, तो बाकी सोर्स वही होता है। बात करें पेपर 2 के लिए, इसके लिए पेपर 2 के लिए जो है थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में जाना हो, पेपर 1 आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है पहले तो, और क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, रहा भी है, तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको इसमें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे सब बेसिकली जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं, एंड्रू हेवुड की बुक हो गई और ओपी गावा फैक्ट के लिए अच्छी है, एंड्रू हेवुड फैक्ट के साथ साथ जो है आपका समझ भी डेवलप करती है। कुछ लोग राजेश मिश्रा, हाँ, हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं वो राजेश मिश्रा सर को भी जो है पढ़ रहे होते हैं। जैसे मेरा माध्यम इंग्लिश था, तो इसलिए जो है मैं ज्यादातर जो है एंड्रू हेवुड और इन लोगों पर मतलब निर्भर था। जैसे सुब्रा रंजन मैम की नोट्स भी आती है हमारे इंग्लिश मीडियम में, सुब्रा रंजन मैम की भी नोट्स आती है, उसको भी मैंने पढ़ा था, फॉलो किया था, तो उसमें भी काफी अच्छा कंटेंट मुझे मिला। तो सेकंड पेपर पीवाईक्यू की बात करें, पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू मैंने लगाया था 18 से 2018 से लेकर के 2022 तक के पीवाईक्यूज मैंने लगाए थे। तो मुख्यतः 4-5 साल का ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज होता रहता है। तो अगर आप बहुत पुराने जाएंगे, पुराने पेपर को लगाने जाएंगे, तो वहां पे आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो इस समय एग्जाम में आ रही है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। तो पीवाईक्यू आपका लगाना मस्ट है, इसमें भी पता चलता है कि किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके की जो है आपको तैयारी की जरूरत है। तो इस पीवाईक्यू को भी लगाएं आप, और यहाँ पर जो बेसिक किताबें हैं उनको भी पढ़ने की जरूरत होती है। पीवाईक्यू के लिए कोई स्पेशल बुक आपने फॉलो की थी या ऐसे क्वेश्चन पेपर बस? मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया था और उसकी आंसर की, क्योंकि जो भी मैं देख रहा था उसमें त्रुटियां थी, कुछ रॉन्ग थे, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत जो है उसमें जो है उसका सोल्यूशन दिया गया था। तो मैंने यूजीसी की साइट से ही जा करके पेपर डाउनलोड कर लिया था, एनटीए की साइट से, और वहीं से जो है आंसर की डाउनलोड कर ली थी, ऑफिशियल आंसर की ही जो थी उसकी, क्योंकि उस पर रिलाई करना ज्यादा अच्छा था। क्योंकि जो मुझे नहीं आ रहा था उसमें क्वेश्चन, तो मैं उसको बल्कि ढूंढ करके किताबों से या फिर नेट से सर्च करके पढ़ना ज्यादा अच्छा था, एज कम्पेयर टू किसी किताबों को फॉलो करने से। पेपर 1 में क्योंकि उतनी समझ नहीं है, वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, नया मिलता है, तो इसलिए उसमें किताबों पर थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करना चाहिए। लेकिन जब हमारा जो सब्जेक्ट है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अच्छे से आत्मसात कर सकें और अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे कि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी बन सके। तो अच्छी किताबें पढ़ें, एंड्रू हेवुड पढ़ें। लोग कहते हैं कि एंड्रू हेवुड थोड़ा ज्यादा हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि एंड्रू हेवुड बहुत ही आसान किताब है, उसको एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो किसी भी और किताबों से बनने में मुश्किल होती है। आपने बहुत अच्छी जानकारी पेपर 2 के लिए और पेपर 1 की। अगर बात करें कि हम हिस्ट्री वाले जो टॉपर आए थे मनसी जून से जब बात की तो उन्हें बोला कि यार क्वालिफाई करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीएचडी में तो बहुत बड़ी तो बात। इसके लिए आपका क्या सजेशन है? लोगों को किस चीज पे फोकस करना चाहिए कि? बिल्कुल, मंजीत जी ने सही कहा, क्योंकि जेआरएफ हमारा एक पात्रता परीक्षा ही है, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है। अगर 3 साल में हमने एडमिशन नहीं लिया, जेआरएफ की वैलिडिटी भी समाप्त ही है, 3 साल की इसमें वैलिडिटी है, इसका जो प्रावधान है, तो एडमिशन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए ये है कि अगर आपकी नींव अच्छी है, जो मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, तो एडमिशन तो हो ही जाएगा आपका। क्यों? अगर आपने सिर्फ फैक्ट रट के आपने जेआरएफ पास कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा होता है कुछ केसेस में, 2-4 केसेस में ऐसा होता है कि आप जो है
अच्छे से, इतना आपकी मेमोरी अच्छी होती है कि आप रट लेते हैं चीज़ों को। तो आप रट करके जब सिर्फ जो है पेपर निकालते हैं, तब फिर आगे एडमिशन होने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरव्यू का भी सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको हो सकता है कि जो है अगर आप देना चाहें तो सीयूटी पीएचडी भी इस समय हो रहा है, और देना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि 2 तरीके से होता है कि एक आपका जेआरएफ के बेसिस पर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी सीट्स होती हैं, और एक सीयूटी पीएचडी के थ्रू होता है। तो दोनों में आपको ज़रूर जो है फॉर्म फिल करके जो है इंटरव्यू भी देना चाहिए, और वो पीएचडी में भी जो है सीयूटी पीएचडी का एग्जाम भी देना चाहिए। तो अगर मेरा मानना है कि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग से सही से पढ़ा है, बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं, और आपने ये सोचा है कि हाँ मुझे मन से ही करना है पीएचडी, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना है कि खाते में जो है हर महीने 40,000 आने लगे, और सिर्फ अगर आपको पैसा ही फोकस होगा तब वहां पे इंटरव्यू में वो दिख जाएगा। सामने जो बैठे होते हैं, जैसे मेरे सीनियर थे इस बार, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उनका इंटरव्यू जेएनयू में शेफाली झा मैम ने लिया। हमारे जो विषय की हैं मतलब मर्मज्ञ मानी जाती है एक प्रकार से जेएनयू की, और उनकी किताब भी हम लोग डब्ल्यूपीटी के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए पढ़ते हैं। तो बहुत ही मतलब वो लोग, उनको इतनी समझ है कि किस व्यक्ति का मतलब कितना इंटरेस्ट है रिसर्च में, सही सही इंटरेस्ट है। तो अगर आपने सही सही इंटरेस्ट होगा तो इसकी एक बात मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अभी जेआरएफ हो गया, ठीक है, जनवरी लास्ट चल रहा है, 20 तारीख 21 तारीख है, ठीक है, और इसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली सीट्स जो आएंगी हमारी वो जून जुलाई के समथिंग आएंगी, अगली जो सीट्स आएंगी। तो इस दौरान आपको लिटरेचर रिव्यू करके आपको अपना प्रपोजल अच्छे से बना लेना चाहिए, क्योंकि लोग लास्ट टाइम पे 2 रात जग करके प्रपोजल बनाते हैं, तो उनको कितना सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो उस सब्जेक्ट की, तो अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि अभी से उसको पढ़ें सब्जेक्ट को, लिटरेचर रिव्यू जितना कर सकते हैं उतना अच्छे से करें, अच्छी अच्छी अपने फील्ड की आपने चुन ही रखा होगा अभी तक कि हमको किस फील्ड में रिसर्च करनी है, उस फील्ड से रिलेटेड किताबें पढ़ें। और जब आप किताबें पढ़ेंगे तब आपको उसमें रिसर्च गैप मिलेगा कि कहाँ पे रिसर्च हो सकती है, और उस क्षेत्र में जब आप अच्छे से काम किए रहेंगे तो कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएं, कोई भी आप एंट्रेंस देंगे तो आपको रोक नहीं पाएगा कोई, बड़े आराम से आपका एडमिशन होगा। बट यही है कि जो समय बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, और अपने टॉपिक को अच्छे से मजबूत करके रिसर्च प्रपोजल बना दिया जाए। और आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जिनका मतलब इस बार नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, जिनका बस नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, उन लोगों को क्या करना दोनों कैटेगरी के लोग, जिनका नेट हुआ है जेआरएफ नहीं हो पाया है, और जिन्होंने काफी मेहनत किया फिर भी नेट जेआरएफ कुछ नहीं हो पाया, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का अच्छे अच्छे एग्जाम्स में नहीं होता है, हमें फिर से रिस्टार्ट करने की जरूरत होती है, फिर से हम तैयारी करेंगे, फिर से देंगे, और मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका जरूर हो, बस हिम्मत नहीं आता है। और ये बिल्कुल बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, हमारा फिर से गुजारिश है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फैक्ट रटने में मत पड़े, अंडरस्टैंडिंग बनाए। कोई भी एक गाइड उठा करके उसमें ये ना रटें कि प्लेटो का क्या 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 दिया था, क्या किताबें हैं इनकी, जरूरी है ये, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाइए प्लेटो किस परिवेश से आते थे, किस परिवेश से आकर के वो क्या लिख रहे हैं। तो जब उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप अच्छे से जो है चीजों को कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप सभी लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अभी टाइम है, 4 महीने बचा है अगले अटेम्प्ट में देने में, जो कि जून में होगा। तो उसके लिए अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाएं, और अच्छे सोर्सेस को फॉलो करें, निराश बिल्कुल मत हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से हो सकता है। मेरा भी 2 बार नेट निकला था, मैं भी निराश हो सकता था, लेकिन पढ़ा गया और इस बार अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी किया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया पढ़ाई करें और बिल्कुल हो जाएगी। बेसिक चीज ये है कि अंडरस्टैंडिंग अपनी जरूरत है, सिर्फ रटने के चक्कर में न पड़े। आपका हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए और इतना अच्छा अच्छा बात जो हमारे दर्शकों की बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से जेआरएफ होने के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा अपने इनसाइट दे करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने हमारे साथ एक और टॉपर जुड़े, इनका विषय था राजनीतिक विज्ञान, और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी अपने विषय से रिलेटेड और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। तो आप लोग इनके बातों को अमल करें और देखें कि ये किस तरीके से अपनी पढ़ाई किए हैं, या इन्होंने अपनी कमियों पे कैसे काम किया, और आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और आपका ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस इंटरव्यू से सीख लीजिए, और आप भी अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करिए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे टॉपर्स जो है आने वाले हैं हर सब्जेक्ट से, और वो आपको अच्छी अच्छी बातें जो है बताएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।